आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से उनका फर्स्ट चरण द्वितीय चरण होता है, उस पद्धति को आज हम लोग समझेंगे। देखा जाए जो कोटा होता है वह होता है टोटल वैलिड वोट बटे नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 होता है। ये होता है कोटा निकालने का, यही फार्मूला है। राज्यसभा के लिए भी यही लागू होता है और राष्ट्रपति के लिए भी, जितना भी अप्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं उसके लिए यही कोटा निर्धारित किया गया है। पूरा जो फार्मूला है टोटल वैधमत बटे नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 1 और प्लस 1 किया गया है। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव के लिए टोटल वैलिड 100 मान लेते हैं और राष्ट्रपति का वैकेंसीज 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 1 तो इक्वल टू 51%, यानी 51% राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चाहिए ही चाहिए। तो किस प्रकार से उसका काउंटिंग होता है उसे हम लोग देखेंगे कि उसके जो राष्ट्रपति का जो हम लोग जानते हैं एकल हस्तांतरण पद्धति या एकल स्थानांतरणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें जो वोट होता है वह वोट तो एक ही पड़ता है, लेकिन जब फर्स्ट चरण में जब किसी भी मतदाता को 51% वोट नहीं मिल पाता है तब द्वितीय चरण की गणना होती है। कैसे होती है समझेंगे। मान लेते हैं इधर ए है, बी, सी एंड डी, 4 प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए है। सी को 1 नंबर पर रखते हैं, ए को 2 नंबर पर, बी को 3 नंबर पर, डी को 4 नंबर पर। यानी ये है वैलिड पेपर राष्ट्रपति के लिए। जिसके सामने 1 लिखा रहेगा वह सी को प्रीफर करेगा और इसके सामने 3 लिखा रहेगा वह बी को प्रीफर करेगा और ए के सामने जो 2 रहेगा वो ए को प्रीफर करेगा। जो पहले चरण जो मतगणना होती है उसमें हम लोग देखते हैं ए, बी, सी और डी। ए को मिलते हैं 40 वोट, बी को मिलते हैं 30 वोट और बी को मिलते हैं 30 वोट और डी को मिलते हैं 10 वोट। समझेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में ए को 40 मिलता है, बी को 30, सी को 20 और डी को 10 मिलता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी उम्मीदवार को 51% क्या होता है वोटिंग नहीं मिलता है। जब 51% वोटिंग नहीं मिला तब क्या होगा, द्वितीय चरण की गणना होगी। वो कैसे होगी, यानी इसमें वोटिंग अलग नहीं होगा, मत एक ही पड़ेगा, लेकिन वह जो होगा नेक्स्ट प्रीफर यानी अगले को प्रीफर करेगा। तो इसमें राउंड फर्स्ट में जो सबसे कम, जब सेकेंड राउंड की गणना होगी तो जिसका सबसे कम मत वैल्यू रहेगा, तो सबसे कम मत वैल्यू डी का है, उसे क्या कर दिया जाएगा, अगले को प्रीफर कर दिया जाएगा, नेक्स्ट प्रीफर। तो इस 10 वोट की जब गणना की जाएगी तो जो सेकेंड प्रीफरेंस है, यानी कहने का मतलब हुआ जो 10 व्यक्ति हैं वो डी को प्रीफर करते हैं सबसे पहले। तो सेकेंड प्रीफर, सेकेंड बार वो किसको प्रीफर करते होंगे, तो फर्स्ट बार में डी को और सेकेंड बार में या तो वो ए को प्रीफर करेंगे या तो वो बी को प्रीफर करेंगे या तो वो सी को प्रीफर करेंगे। मान लेते हैं ए को कितने लोग प्रीफर करते हैं, ए को 1 लोग प्रीफर करते हैं, बी को 7 लोग करते हैं और सी को 2 लोग करते हैं। ये हो गया डी का सेकेंड राउंड। जो सेकेंड राउंड हुआ तो सी को कितने वोट मिले, 2 इधर मिल गए, बी को कितना मिल गए, 7 और मिल गए और ए को 1 मिल गए। टोटल कितना हो गया 41, 37 और 30, 20 प्लस 2 22 यानी 22। फिर भी क्या हो गया, किसी को भी 51% वोट अभी तक, यानी 50% से ऊपर किसी को वोट मिला नहीं, निष्कर्ष निकला नहीं। अब आती है थर्ड राउंड की बारी, क्योंकि सेकंड प्रीफरेंस में हम लोग देख लिए
अब जो थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी उसे हम लोग समझेंगे। थर्ड काउंटिंग, देखिए मैटर यही फंसता है, समझने के लिए यही है, हमें बी को जिता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, वोटिंग तो एक का ज़्यादा है, सब कुछ एक के यहाँ मिठाई उठाई तैयार है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। थर्ड राउंड, यहाँ सी को कितना वोट मिलते हैं 20+2 यानी 20 और दो प्रीफर करके जो आते हैं सेकेंड राउंड में जिसको प्रीफर करते हैं, यानी जो 20 वोट है, जो 20 लोग हैं वह सी को प्रीफर करते हैं। तो ये 20 लोग हैं जो सेकेंड प्रीफरेंस, इसका क्या रहेगा इन लोग का, यानी फर्स्ट प्रीफरेंस तो वह सी को चुनते हैं, सेकेंड प्रीफरेंस में या तो वो ए को चुनेंगे, या तो वह बी को चुनेंगे, या तो वह डी को चुनेंगे। मान लेते हैं सेकेंड प्रीफरेंस में बी को कितना वोट मिलता है 12 वोट और ए को मिलता है 5 और डी को मिलता है 3। कुछ भी हो सकता है, हम एक एज्यूम वैल्यू किए हैं कि सेकेंड प्रीफरेंस में, पहले प्रीफरेंस में सी लोग 20 को चुनते हैं, सेकेंड प्रीफरेंस में वह किसको रखते हैं, 5 लोग ए को रखते हैं, उसके बाद 12 लोग बी को रखते हैं, थर्ड लोग 3 लोग डी को रखते हैं। अब चूंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो डी है उसे क्या कर दिया गया है, डी के वोट को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे राउंड बढ़ता है, जो सबसे कम वैल्यू रहता है, जिस उम्मीदवार का सबसे कम वैल्यू रहता है उसका वोट क्या हो जाता है, ट्रांसफरेबल हो जाता है। वही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते हैं, एकल हस्तांतरणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो ये जो 3 लोग होगा, ये 3 लोग क्या करते हैं, 3 लोग जो हैं सी को प्रीफर करते हैं फर्स्ट बार में, और थर्ड बार में किसको प्रीफर करते हैं, सेकेंड बार में डी को। और ये जो है, और थर्ड राउंड में, ये जो थर्ड राउंड है, ये थर्ड राउंड में किसको प्रीफर करेंगे, थर्ड राउंड में या तो वो ए को प्रीफर करेंगे या तो वो बी को प्रीफर करेंगे। समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डी है फर्स्ट बार में सी को प्रीफर करता है और सेकेंड बार में डी को, और चूंकि डी को पहले ही क्या कर दिया गया, इसका वोट को ट्रांसफरेबल हटा दिया गया है, तो थर्ड प्रेफरेंस में या तो ओ को करेंगे या तो बी को। मान लेते हैं ए को 1 लोग प्रीफर करते हैं थर्ड राउंड में, और बी को 2 लोग प्रीफर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ बी को 2 हो गए, और जो सी को यहाँ हम लोग देखे थे, ये जो 2 लोग हैं, ये 2 कहाँ से आए थे, जो डी को प्रीफर करते थे, यानी जो बी में, जो डी में थे 10 लोग, उस सी को प्रीफर करते थे। तो अब मान लेते हैं जो डी है फर्स्ट राउंड में 2 को प्रीफर किए डी को, और सेकेंड राउंड में यह सी को प्रीफर करते हैं। तो थर्ड राउंड, जो इनका थर्ड राउंड होगा, उसमें वो किसको प्रीफर करेंगे, या तो ए को करेंगे या तो बी को करेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि यह जो डी है उसमें से फर्स्ट राउंड में जो सी को 2 आए, वह डी को फर्स्ट में प्रीफर करते हैं, यानी पहले पैदान पे डी को रखते हैं और दूसरे पैदान पर ये सी को रखते हैं। उसके बाद थर्ड राउंड पे या तो ए को रखेंगे या तो बी को रखेंगे। तो मान लेते हैं थर्ड राउंड में एक ए को और 1 लोग बी को प्रीफर करते हैं। तो टोटल कितना हो गया, ए को हो गया, टोटल हो गया +1, एक इधर और एक इधर, +1 और इधर 1, 5, यानी टोटल हो गया 7। और बी को कितने लोग प्रीफर किए थर्ड राउंड के काउंटिंग में, बी को 12 हुआ और इधर बी को 1, यानी +1 +12 और बी 1 इधर, क्या हो गया 2 हो गया, टोटल हो गया 15। तो इस तरह से क्या हो गया, अब टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 41 + 7 हो गया 48, और 15 + 37 कितना हो गया 52। तो इस तरह से क्या हो गया, थर्ड राउंड के काउंटिंग में किसकी जीत हो जाती है, बी उम्मीदवार की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए
ज़्यादा मत लाते हुए भी क्या हो जाता है, बी की जीत हो जाती है। तो यही होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, इस प्रकार से इनका चुनाव होता है, इस प्रकार से इनकी काउंटिंग होती है। आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो ये है काउंटिंग की प्रक्रिया। इसमें से बात की जाए तो 1992 से लेकर 2017 तक जो इससे महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उसे हम लोग जानेंगे। देखा जाए 3 ऐसे प्रतिभागी रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी के साथ जीते हैं। वह प्रतिभागी हैं, पहला राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 1952 में 99% 3 वोटिंग के साथ विजयी प्राप्त हुए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राधा कृष्णन, यह राधा कृष्णन 1962 में बनते हैं राष्ट्रपति और 98.3% के साथ बहुमत प्राप्त करते हैं। और एक है KR नारायणन, यह जो है 1997 में राष्ट्रपति बनते हैं और ये 96% के साथ मेजोरिटी में रहते हैं। तो यही 3 ऐसे भारतीय होते हैं जो 90% से ऊपर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान प्राप्त करते हैं। और 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या करते हैं, 50% से ऊपर और 60 से नीचे मत प्राप्त करते हैं। और वो कौन कौन है, एक है बीबी गिरी। बीबी गिरी कब बनते हैं राष्ट्रपति, 1969 में। 1969 में एक घटना और क्या होता है कि नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए घोषित किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से उनको चुना जाता है, लेकिन सरकार के चुनने के बावजूद भी नीलम संजीव रेड्डी की हार होती है। कारण क्या होता है कि बीबी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति होते हैं। कब, यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब मरते हैं। थोड़ा सा इधर समझ लेंगे क्या है क्रम। 52 से 57 तक तो राजेंद्र प्रसाद रहते हैं राष्ट्रपति, और फिर 57 से लेकर 62 तक को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही रहते हैं। उसके बाद 62 से 67 तक कौन बनते हैं, राधा कृष्णन बनते हैं। उसके बाद राधा कृष्णन के बाद 67 से लेकर 69 तक कौन बनते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब बनते हैं। और इनका 2 साल बाद ही 3 मई को डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो जाता है। यानी पहले, इससे पहले जो राष्ट्रपति बनने का परंपरा था वो 13 मई को राष्ट्रपति का जो होता था वह बनते आ रहे थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो कांग्रेस किसको चुनता है, कांग्रेस तो चुनता है नीलम संजीव रेड्डी को। यानी जो उस समय सरकार होती है वह नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा करती है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। लेकिन क्या होता, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार होती है और इंदिरा गांधी जो उपराष्ट्रपति रहते हैं बीबी गिरी। तो बीबी गिरी ही, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब मरते हैं तो बीबी गिरी को वही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। और इधर से इंदिरा गांधी उनको हिंट कर देती है। तब वह क्या होते हैं, बीबी गिरी अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो पहला वह ऐसा व्यक्ति रहते हैं जो अपना त्यागपत्र खुद स्वीकार करते हैं, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देते हैं और अगले सुबह जाकर वह राष्ट्रपति के ऑफिस में उसको स्वीकार करते हैं। तो ये था। तो उसमें क्या होते हैं, नीलम संजीव रेड्डी की हार होती है और बीबी गिरी क्या होते हैं, इलेक्शन में खड़ा होते हैं। और वही इंदिरा गांधी उस समय बोलती है, अंदर आत्मा की आवाज़, यानी किसी पार्टी को वोट नहीं दीजिए, जो अंदर आत्मा है उसी को आप वोट दीजिए। तो उस समय नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा करने के बावजूद भी उनकी हार होती है और वही बीबी गिरी क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। तो बीबी गिरी है जो मात्र 50.2% वोट के साथ विजयी होते हैं। और यही क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका द्वितीय चरण में राष्ट्रपति बने। तो वही बीबी गिरी हैं। कब, 1969 में। प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। और एक है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब यह कब बने,
जाकिर हुसैन 1967 में बनते हैं और ये 56% वोट के साथ विजय हासिल करते थे। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 50 से 60 के बीच में, और 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 90% से ऊपर मेजोरिटी के साथ सरकार बनते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर भेजें जो तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।